पहली मौलिक बात कि वो एक सिस्टमैटिक चेंज है। अराजकता लाना और सिर्फ तोड़फोड़ करके सत्ता का परिवर्तन हो जाने से क्रांति नहीं होगी। यही बात विप्लव पे भी अप्लाई होती है। तो जो क्रांति लाने वाले हैं और जो विप्लव लाने वाले हैं, जो इसमें विश्वास रखते हैं, उन्हें ये स्पष्ट निर्देश होना चाहिए कि वो क्या करने जा रहे हैं। कॉन्शियस रूप से क्रांति लाना और कॉन्शियस रूप से विप्लव लाना ही सार्थक होगा, तो ही उसका कोई अर्थ होगा। नहीं तो एक केवल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसा कुछ करने से, तोड़फोड़ करने से, बसें जला देने से, कुछ जगह मारपीट करने से, दंगा करने से, 6-7 लोगों की हत्या कर देने से क्रांति नहीं कहलाई जाती है। यहाँ स्पष्ट निर्देश है, क्योंकि इससे पहले इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है। हम देखते भी हैं कि हजारों की भीड़ सड़क पे उतरती है और रेवोल्यूशन के नारे लगाती है, लेकिन वो रेवोल्यूशन नहीं है, वो क्रांति नहीं है, क्योंकि उसका अर्थ कुछ नहीं है। वो सिर्फ सरकार पर एक खास तरह का दबाव है, और एक सरकार की सत्ता चली जाती है और दूसरी सरकार आ जाती है, और वो वैसे का वैसे ही सिस्टम बना रहता है। सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं आता और जनमानस के जीवन में कोई चेंज नहीं आता, कोई प्रोग्रेस जैसी कोई चीज नहीं होती। तो ये इतिहास में बड़े पैमाने पे समझना पड़ेगा कि पूरा का पूरा युग जब तक चेंज नहीं होगा तब तक वो क्रांति नहीं कहलाई जाएगी, और पूरा का पूरा युग जब बहुत एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से चेंज नहीं होगा तब तक वो विप्लव या रेवोल्यूशन नहीं कहलाया जाएगा। तो अब चेंज ऑफ एज जो है वो क्या है और वो कब हुआ, कैसे हुआ, हमारे सामने वैसे तो 2500 साल का इतिहास है, लेकिन पिछले 500-700 साल तो हमारे सामने फिर भी इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, जिन्हें हम समझ सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में जिसे रेवोल्यूशन का नाम दिया गया है पूरे विश्व में माने तो, वो 1688 में जो एक चेंज आया था उसे रेवोल्यूशन का नाम दिया गया, लेकिन वो ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है। उसमें कोई खून नहीं हुआ, उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली उस तरह से नहीं आई कि जंगे मैदान में लड़ाई हुई हो, बहुत लोगों की हत्याएं हुई हो, ऐसा नहीं हुआ। एक बहुत स्मूथ चेंज हुआ, लेकिन वो विप्रों द्वारा ही लाया गया, वो बुद्धिजीवियों, विद्वानों द्वारा, एजुकेशनिस्ट के द्वारा ही चेंज लाया गया। वो क्या चेंज था और कैसे चेंज हुआ, और क्या उस तरह का चेंज भारत में कभी हुआ? हम जो भारत की आज़ादी को क्रांति कहते हैं, क्या सच में ये क्रांति है? क्या उससे पहले जो क्रांतियों का जिक्र, फ्रांस की रेवोल्यूशन को विप्लव कह रहे हैं, अमेरिका की इंडिपेंडेंस की कथा है इतिहास में 1776 की, क्या वो क्रांति है या रेवोल्यूशन है? ये समझना होगा। उसी तरह भारत में जब हिंदू राज्य था, बौद्ध के राज्य के बाद जब बौद्ध धर्म प्रचलित था, फिर बेशक वेदांत धर्म का आगमन हुआ, तब भी जो राजाओं का युग था और उसमें इन्वेडर्स आए, मुस्लिम रूलर्स आए, मुस्लिम इन्वेडर्स आए, उन्होंने सत्ता बदल दी और सत्ता पे कंट्रोल हासिल किया। तो क्या वो चेंज क्रांति और रेवोल्यूशन के अंतर्गत आता है? या और पीछे जाते हैं, जब चाणक्य जैसे गुरु या चाणक्य जैसे विप्र समाज को कंट्रोल करते हैं, देश को कंट्रोल करते हैं, राजा को अपना एक नुमाइंदा बना के, क्या वो विप्र एरा की क्रांति थी? तो इस तरह के सवाल हैं और इस तरह के सवाल होने चाहिए जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। और पीछे जाते हैं तो हमारे पास ज्यादा इसका आंकड़ा मिलता नहीं है, क्योंकि डेटा नहीं है, ऐसी पुस्तकें नहीं है। 2500 साल तक की कथा कुछ हमारे पास है। हालांकि वैसे थोड़ा सा धर्म का अध्ययन करने से हम जब और पीछे जाते हैं, 5000 साल पहले, 6000 साल पहले, जब भारत में उपनिषद काल था, ये उपनिषद काल भी एक क्रांतिकारी काल था। इसमें एक समाज में चेंज आना शुरू हुआ था। कैसे? कि राजाओं को एक नया आदर्श दिया गया कि एक खास उम्र के बाद वो जंगल जाएं और जंगल में तप करें और एक नई तरह की जिंदगी जिए। और धीरे धीरे वहां से जो ट्रेन होके राजा आए, वो बहुत सादगी का जीवन जीते, वो एक विप्र का रूप लिए, और उन्होंने फिर समाज में विप्र व्यवस्था लाने की कोशिश की। क्योंकि राजाओं का युग तो लूटपाट का, युद्ध का, भोग का और अपना स्वार्थ का युग था। बेशक अपने कुनबे को या अपने राज्य को बचाने की कोशिश करते थे, अपने राष्ट्र की या अपने
राज्य की औरतें और बच्चों को बचाया जाता था, उनकी सुरक्षा का भार इन्हीं क्षत्रियों पे था। लेकिन ये क्षत्रिय लोग आपस में लड़ते मरते ही थे, इनका जीवन वैसा ही था। तो इनमें चेंज लाना और क्षत्रिय युग से विप्र युग लाने में किन चीजों ने कंट्रीब्यूट किया होगा, अगर हम भारत का 5000 साल पुराना इतिहास देखते हैं, तब कहीं पे एक चेंज आया है, कहीं पे एक एवोल्यूशनरी चेंज आया है, जहां हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अब विप्र युग शुरू हुआ। पहले मैं नजदीक से शुरू करता हूं, फिर मैं पीछे जाता हूं, क्योंकि नजदीक हमारे सामने बड़ा ही लिखित सा है और बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे विद्वान इसको मानते हैं। पुराना हमारे सामने लिखित रूप नहीं है, वहां पे बहुत कुछ हमें अपनी इमेजिनेशन से और अपने अंडरस्टैंडिंग से काम लेना पड़ेगा। हालांकि हमें इतना आइडिया है कि वो युग कैसा था। तो आइए देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसे हम ग्लोरियस एज कहते हैं, ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं, वो क्या था और कैसे आया और किन लोगों के कंट्रीब्यूशन से आया, किस तरह के विप्रों ने कंट्रीब्यूट किया इस क्रांति को लाने के लिए। इतिहास में तो इसे रेवोल्यूशन कहा जाता है, और रेवोल्यूशन यहाँ प्रौद्ध दर्शन में विप्लव है, लेकिन मेरी नजर में ये जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन था, ये एवोल्यूशन था, ये क्रांति थी, ये विप्लव नहीं था। तो देखते हैं मिडिल एजेस का ब्रिटेन, मिडिल एजेस का यूरोप। मिडिल एजेस का जो यूरोप था वो जमींदारी युग से चल रहा था, फ्यूडल सिस्टम वहां पे हावी था। उसके अलावा जो बादशाहत थी वो सरकार चला रही थी, और बादशाहत का मतलब मोनार्की, बादशाहत का मतलब किसी एक व्यक्ति को राजा बना के कुर्सी पे रखा जाता था, राजगद्दी पे रखा जाता था, और पीछे बेशक दूसरे लोग राज कर रहे थे, जिसमें मिनिस्टर्स थे, जिसमें दरबारी लोग थे, और जिसमें मिलिट्री कमांडर्स थे, और ये जो कोषाध्यक्ष जैसे लोग थे। तो राजा सिर्फ एक रबर स्टैंप के जैसा था, लेकिन राजा के नाम पर आदेश पालन होते थे, राजा के नाम पर लॉज बनते थे, राजा के नाम पर नए नए कानून बनते थे, और जनमानस का जो डायरेक्ट संबंध था वो राजा से था। मतलब डायरेक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो राजा से मिल सकते थे, लेकिन राजा के नाम पर ही आदेश जनता के पास जाया करते थे। समाज ऐसा था, कल्चर ऐसा था कि जो वहां पे ब्रिटेन में टाउन क्रायर बोलते हैं, यहाँ पे ढिंडोरची बोलते थे, ढिंडोरचियों के जरिए संदेश पहुंचाया जाता था। गांव से गांव ढिंडोरची ट्रैवल करते थे, और राजा का जो भी संदेश था वो जनता तक पहुंचाया जाता था। उस पर कोई सवाल नहीं उठता था, वो माननीय था। ये जो माननीय बात थी कि राजा का आदेश अक्षरशः पालन होना चाहिए, इसके पीछे की युक्ति क्या थी? इसके पीछे की युक्ति उन विप्रों की थी जिन्होंने राजा को जब इंस्टॉल किया, या जब क्षत्रिय लोग हावी हुए, तब विप्रों ने उन क्षत्रियों को डिवाइन राइट दिए। वो दिए या केवल प्रचार किया? ईश्वरमुखी चिंतन उससे पहले आया है, लेकिन ईश्वरमुखी चिंतन लाने वाले विप्र समाज का पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे थे, वो छद्म तरीके से कंट्रोल चल रहा था। बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर पूरी जर्नी देखें तो उसमें बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे जरा जरा से क्षत्रिय विप्र इन दोनों का बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। कभी क्षत्रिय डोमिनेट कर रहा है तो कभी विप्र डोमिनेट कर रहा है, कभी विप्र आगे है तो कहीं क्षत्रिय पीछे है। लेकिन जब ये मोनार्की का सिस्टम पूरा पूरा बदल दिया गया, मोनार्की के सिस्टम को एकदम तब्दील किया गया, तो तब जो परिवर्तन आया समाज में, एक युग से दूसरे युग में चेंज हुआ, उसे हम क्षत्रिय से विप्र युग में ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। कि विप्र युग का धीरे धीरे पूरा कंट्रोल आना शुरू हुआ। हालांकि ये तो नहीं कह सकते कि क्षत्रियों ने युद्ध लड़ना बंद कर दिया, अब युद्ध को विप्र मॉनिटर करेंगे। पहले क्षत्रिय डायरेक्ट युद्ध में उतर जाता था, वो विप्रों को भी बाईपास करके युद्ध में चला जाता था। लेकिन अब जब ये रेवोल्यूशन आया तो विप्रों ने कंट्रोल करना और शुरू किया, और हम विप्र एरा में प्रवेश हुए, और तब विप्रों ने नए नए सिस्टम लाने शुरू किए। लेकिन ये विप्रों ने चेंज लाया कैसे? पहले जब जनता के सामने उन्होंने राजा की ऐसी छवि बनाई कि राजा ईश्वर का ही अवतार है, राजा गॉड का मैसेंजर है, राजा के पास डिवाइन राइट है, तो जनता ने अपनी श्रद्धा राजा को सौंप दी। ऐसी व्यवस्था बनी।
तो राजा को एक ऐसी इज्जत मिली, राजा को ऐसा सम्मान मिला कि वो आम जनमानस से बहुत बहुत ऊपर है और वो डायरेक्ट ईश्वर की वाणी ही कह रहा है। ऐसी व्यवस्था जब बनी तो ये मोनार्की का एज शुरू हुआ था, ये मोनार्की कहलाई गई। और इस मोनार्की को कुछ विप्रों ने लिटरेचर के जरिए, ड्रामा के जरिए और थिंकिंग के जरिए, उस वक्त बहुत सारे ऐसे सोशियो पॉलिटिकल साइंटिस्ट पैदा हुए थे 15वीं सेंचुरी के आसपास, जिसमें थॉमस हॉब्स, जियां जैक्स रूसो, जॉन ल्यूक, इस तरह के लोगों की बहुत पुस्तकें मौजूद हैं। और वो डायरेक्ट राजा के जुल्म की ही बात नहीं करते थे, राजा के नाम पे जो दूसरे लोग, राजा के नुमाइंदे जुल्म कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं समाज के ऊपर, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे और आम जनमानस की लिबर्टी, उसकी फ्रीडम और उसकी इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे, उसके अधिकारों की बात कर रहे थे। तो इस सब से जनमानस में एक नया थॉट वेव पैदा हुआ, खासकर उन लोगों में जो पढ़े लिखे लोग थे। तो अक्सर पढ़े लिखे लोग ही जो अनपढ़ और छोटी जात के लोग हैं उनको इंस्पायर करते हैं, उनको ये रोशनी देते हैं कि आप लोगों के अपने अधिकार हैं, आप कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं जी रहे हैं। तो इस तरह की बातें जब उन्होंने कहनी शुरू की और तब राजा को भी समझ में आया कि अब वो वैसा राजा नहीं रहा, तो बादशाहत को बदल कर एक नए सिस्टम में लाया गया जिसका नाम डेमोक्रेसी दिया गया। हालांकि अलग बात है कि आज डेमोक्रेसी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन तब डेमोक्रेसी अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। डेमोक्रेसी में जनता का पार्टिसिपेशन डायरेक्ट होना शुरू हुआ और जनता के जो मूड थे, जनता के जो थिंकिंग थी, जनता को कौन लोग पसंद है, इस पर उनका व्यू पाने के लिए एक वोटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया और जनता के नुमाइंदे इलेक्ट होने शुरू हुए। ये डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी गई इंग्लैंड में 1688 से। फिर उसमें बहुत सारे शोध हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए और वो चलते ही रहे। वो अभी भी उन शोधों की और परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी, दिस वाज अ वेरी क्लियर कट चेंज ऑफ वन एरा टू अनदर एरा, वेयर वी सॉ द मोनार्की गॉट शिफ्टेड टू डेमोक्रेसी। अब इसमें एक और बात समझने वाली बात है कि मोनार्की को सस्टेन करने वाले भी विप्र थे, लेकिन वो किस तरह के विप्र थे? वो रिलीजियस आइडियाज को प्रोपगेट करने वाले विप्र थे। यानी अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो अगर मोनार्की वहां सफल हो रही थी या मोनार्की वहां टिकी हुई थी तो उसमें चर्च का बहुत बड़ा योगदान था। चर्च के पादरी या चर्च का पोप, पादरियों का जो लीडर था, पोप भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत था और राजा भी पोप से घबराते थे। पोप की एक आवाज और बादशाहत में हड़कंप मच जाती थी। तो मिडिल एजेस तो ऐसा ही था और चर्च के पास या इन पोप्स के पास या इन पादरियों के पास जो ज्ञान था वो पुराना ज्ञान था, जिसे आप रिलीजियस ज्ञान कह सकते हैं। और इसमें बहुत सारी त्रुटियां भी थी। छोटी त्रुटि जैसे वो ये नहीं मानते थे कि धरती सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, ऐसी एक छोटी सी बात है। वो मानते थे कि धरती ही सेंटर है यूनिवर्स का। ये पुराना रिलीजियस आइडिया उधर था चर्च में। यहाँ भी ऐसे बहुत सारे आइडियाज थे जो बाद में चेंज हुए, भारत में भी। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो उसी मिडिल एज में जब ये नए नए विप्र धीरे धीरे बन रहे थे और मनुष्य की लिबर्टी और फ्रीडम की बात कर रहे थे, उन्हीं में कुछ मेडिकल साइंटिस्ट्स भी उभरने शुरू हुए। हालांकि वो तमाम मेडिकल साइंटिस्ट या मॉडर्न साइंटिस्ट किसी न किसी लेवल पे स्पिरिचुअलिस्ट ही थे। जैसे न्यूटन जैसे लोग, न्यूटन अपने आप में एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, लेकिन न्यूटन ने साइंस की बुनियाद रखी है, मैटर के मटेरियल साइंस की बुनियाद रखी है। उसी तरह पीरियोडिक टेबल बनाने वाला एक केमिस्ट्री का जो एक विद्वान मेंडलीव, वो भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे, वो भी एस्ट्रोलॉजर थे और वो भी अलग किस्म के एक रिलीजियस पर्सन थे। तो ईश्वर से कनेक्टेड सभी थे, लेकिन चूंकि चर्च एक्सप्लॉयटेटिव हो गया, डॉगमेटिक आइडियाज को प्रश्रय देने लगा और आम जनजीवन जो था वो एक्सप्लॉयटेशन से भर गया, उनके ऊपर जुल्म होने लगे
और बहुत से युद्ध बेवजह इन चर्च के लीडर्स की वजह से होने लगे, क्योंकि चर्च ने जगह जगह अपना धर्म फैलाने के लिए बहुत जगह बेमानी और बेवजह तरीकों से युद्ध किए। खासकर चर्च का इस्लाम से बड़ा लंबे समय तक युद्ध चला, जिसे वो क्रूसेड कहते थे। तो वो धर्म की लड़ाई थी, ऐसा वो कहते थे। ये भी हालांकि डॉगमेटिक आइडिया था। उसके अलावा महिलाओं पर बहुत बड़ा जुल्म होता था। चर्च में बहुत सारी नन्स भी थी, सिस्टर्स भी थी, लेकिन अगर उनको कुछ इल्हाम होता, अगर वो कोई स्पिरिचुअल बात या रिलीजियस बात इंट्यूटिवली कहते, टेलीपैथी के जरिए, क्लेयरवॉयंस के जरिए, उन्हें जिंदा जला दिया जाता। उस वक्त बहुत सी इस तरह की महिलाओं को जिंदा जलाने की बड़ी मिसालें हैं। इस पर बहुत से प्लेस भी बने हैं, बहुत फिल्में भी बनी हैं। वो बड़ा जुल्म का एरिया था, वहां कहीं से भी औरतों के अधिकार थे नहीं उस वक्त। और कई बार उनको विचेस, ये विच वाला एक एरिया है, विच का एक मूवमेंट था उस वक्त, कि जो भी जिस भी औरत के अंदर इस तरह की कुछ इंट्यूटिव पावर्स आ जाती थी और वो भविष्य को प्रेडिक्ट कर सकते थे, उनको विच करार दिया गया, उनको डायन कहा गया। और उन डायनों को धीरे धीरे, सो कॉल्ड डायन को, उनको जिंदा जला दिया जाता था पब्लिकली। इस तरह का जुल्म था। और अगर चर्च के खिलाफ भी कोई बात कहता या जरा सा भी कोई अधार्मिक होता, तो उसे भी जिंदा जलाना या हैंग करना या उस तलवार से काट देना जनमानस के सामने। इस तरह के बड़े ही जालिम तरीकों से, निर्मम तरीकों से लोगों की हत्याएं होती थी। और जाहिर है, जब इस तरह का क्रूर समाज हो तो कुछ लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, और बहुत लोगों ने आवाज उठाया। और उन लोगों ने ही जो आज साइंस है उसकी बुनियाद रखी 14-15 सेंचुरी से, और ऐसे ऐसे रेवोल्यूशनरी आइडियाज लाए जिसे आज भी साइंस मानती है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाए कि रक्त हमारे शरीर में दौड़ता है, ये बात अपने आप में 15th सेंचुरी की बात है। 15-16 सेंचुरी में ये डिडक्ट किया, नहीं तो रक्त का स्थान एक ही जगह है, ऐसी मान्यता थी। तो ऐसी बहुत सारे साइंस की बातें आई, चूंकि यहाँ पे एक नया ज्ञान आ रहा था, और राजा के रहने से, मोनार्की के रहने से, और चर्च का राजा पे कंट्रोल होने की वजह से ये नया ज्ञान समाज में फैल नहीं सकता था। इसलिए परिस्थिति या प्रकृति ने ऐसा परिवेश बनाया कि ये बादशाहत को तोड़कर, बदलकर एक नया सिस्टम, डेमोक्रेसी लाया गया, जहां पे लोगों को अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया, उनको राइट टू वर्क दिया गया, उन्हें लिबर्टी का अधिकार दिया गया, उन्हें इक्वालिटी का अधिकार दिया गया। इस तरह की बातें, बड़ी क्रांतिकारी बातें थी अपने समय में, 17वीं शताब्दी में, जब ये डेमोक्रेसी वाला सेटअप आया। और देखिए, डेमोक्रेसी के आने के बाद ही मॉडर्न एज जिसे हम कहते हैं, उसमें नई नई तरह से चीजें बदलती गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवेज, एयरप्लेन्स, इन सब का इजाद। आज जिस तरह के काम चल रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के, हम डिजिटल वर्ल्ड में आ चुके हैं, ये डेमोक्रेटिक सेटअप होने की वजह से ही हुआ। अगर मोनार्की होती तो इतना बड़ा तब्दीली, इतनी बड़ी चीजें, इतना बड़ा फैलाव संस्कृति का, समाज का, सभ्यता का हो नहीं सकता था, क्योंकि बादशाह का एक कानून और मामला बंद। लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी में वोट दे देकर एक कानून पास किया जाता है। हालांकि अभी ये डिबेटेबल है कि डेमोक्रेसी आज क्या उतनी ही फलदायक है या नहीं। ये प्राउड तो इस पर अपने विचार रखता ही है, पर वो आगे की बात है, क्योंकि हर बार चीजें बदलनी चाहिए, हर बार चीजों में नॉन एक्सप्लॉइटेटिव बातें होनी चाहिए, तभी समाज गतिशील होएगा। तो ये बात हुई अभी की 16वीं-17वीं शताब्दी की, कि किस तरह से क्रांति लाई गई। तो शक्ति संपात के द्वारा चक्र गतिवर्धनम, चक्र की गति को बढ़ाया गया, चक्र की गति में तेजी लाई गई। अभी मॉडर्न हिस्ट्री में ही रहते हैं हम। चक्र की गति में तेजी आई इससे, डेमोक्रेसी से, और हम बादशाहत से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बदले, यानी क्षत्रिय युग से हम विप्र एरा में आए। अब इस बात को आज करीब 400 साल होने वाले हैं। 400 साल पूरे तो नहीं हुए, लेकिन 400 साल होने वाले हैं, 2088 में हो जाएंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड 350 साल हो चुके हैं। और अब जो हम एरा देख रहे हैं, उसमें क्या हम कह सकते हैं कि हम वैश्य एरा में प्रवेश कर चुके हैं? क्योंकि
वैश्य कल्चर हावी है, बिजनेसमैन हावी है, और बिजनेसमैन ने जो बिजनेस की वैल्यूज सेटअप की हैं वो हावी है। वो समाज के हर वर्ग को अफेक्ट कर रहा है और हर जगह इसी की बात हुई है। भारत में ये शुरुआत अभी हुई है, यानी जब से लिबरलाइजेशन आया, जब हम कह सकते हैं कि भारत में लिबरलाइजेशन आया अराउंड 2000 से जस्ट कुछ समय पहले 1995 के आसपास, जब भारत में तेजी से बड़े बड़े गाड़ियां, टीवी चैनल्स, ब्यूटी प्रोडक्ट और जो इंटेलिजेंट और एम्बिशियस लोग हैं उनके मन में ये बात भर दी गई कि अब पैसा कमाना है, कि पैसा जीवन का लक्ष्य है। अगर पैसा नहीं बनाया, पैसा नहीं कमाया तो जीवन बेकार है। करोड़ रुपया कम से कम कमाना है आपको। कौन बनेगा करोड़पति, हु विल बी द मिलियनेयर, ये मूल मंत्र बन गया। तो क्या हम भारत में इसको कह सकते हैं कि विप्र एरा से वैश्य एरा की शुरुआत हुई है? देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये पूरा प्रोसीजर समझना, क्योंकि जब क्षत्रिय एरा, पुराने क्षत्रिय एरा को अगर हम समझे तो उसमें बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि क्षत्रिय के साथ साथ विप्र जुड़ा हुआ है। और जब ये क्षत्रिय को पूरी तरह से, क्षत्रिय कंट्रोल को पूरी तरह से हटाया हमने, अभी जिसमें हम अभी मैंने इंग्लैंड का जो जिक्र किया, तो ये विप्र एरा आया, तो विप्रों ने कंट्रोल किया, विप्र कंट्रोल कर रहे हैं, विप्र की दुनिया चल रही है। विप्रों ने ही थिंकिंग वर्ल्ड में चेंज लाया है, विप्रों ने ही इन वैश्यों के धन कमाने के तरीकों को सिस्टमेटाइज किया है। देखिए, वैश्य धन कमाता है, धन बनाने का साधन देता है, बिजनेस खड़ा करता है। अब देखिए, विप्रों ने इनके बिजनेस पर स्क्रिप्चर या पुस्तकें लिखनी शुरू की हैं पिछले 150 साल से। पिछले 150-200 साल में धर्म की या दर्शन की पुस्तकें हावी नहीं है, समाज में उनका कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं है। पुरानी पुस्तकें ही आज भी चलती है। ये तो अलग बात है कि क्राउद के प्रणेता और आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री आनंद मूर्ति जी ने नया दर्शन दिया, नई स्पिरिचुअल स्टडी सामने रखी है, मगर आम जनजीवन तो इन विप्रों के उन पुस्तकों से अभिभूत हैं, प्रभावित हैं, जो वैश्यों के फेवर में है। वैश्य बिजनेस करेगा, लेकिन वो बिजनेस कैसे चलाया जाए और उसकी रूपरेखा और सक्सेसफुल बिजनेस कैसे होना चाहिए, इस पर पुस्तकें लिखने का काम, इस पर विद्वता का काम तो विद्वान लोग ही कर रहे हैं, विप्र ही कर रहे हैं। तो विप्र ने एक प्रकार से वैश्य की दास्तां, वैश्य की गुलामी, वैश्य की नौकरी स्वीकार कर ली है। अभी वो वैश्य के खिलाफ नहीं है। ठीक ऐसे ही एक वक्त था जब ये क्षत्रिय रूलर थे और नए नए संहिताएं लिखने वाले, नए नए स्क्रिप्चर्स लिखने वाले विप्र थे, ब्राह्मण थे या प्रीस्ट थे, जिन्होंने पुस्तकें लिखी। वहां बाइबल के ऊपर ही कितनी सारी किताबें लिखी गई हैं। भारत में भी उपनिषद, धर्म संहिताएं हजारों की संख्या में है, और कंट्रोल करने की कोशिश की क्षत्रिय को। लेकिन जब क्षत्रिय पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ तो नया विप्र आया। ये बात अपने आप में और इसकी एक डिटेलिंग है कि जब नया युग आता है तो नया विप्र भी आता है। अभी ये नया विप्र आया था जब हमने देखा कि डेमोक्रेसी आई। भारत में भी डेमोक्रेसी की नींव 1858 के बाद नींव रखी गई। हालांकि प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी तो 1930 और 35 के आसपास ही आई, और उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो 1951-52 में जो पहले इलेक्शंस लड़े गए, वहीं से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। और तभी से भारत के सोशियो पॉलिटिकल वर्ल्ड में, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक आइडियाज को लेकर विद्वानों ने पुस्तकें लिखनी शुरू की, और उसका प्रभाव जनमानस में पड़ता रहा। तो नए विप्र को समझना पड़ेगा। इससे पहले भी नया विप्र आया था जो चर्च के खिलाफ था, चर्च के आइडियाज के अगेंस्ट लिखने वाला विप्र एक नया विप्र था। अब एक नया विप्र जन्मा है जिसने वैश्य आइडियाज को बुक्स में, क्योंकि बुक्स की अहमियत है, उसी से आप नए युवाओं को या नई पीढ़ी को ट्रेन करते हैं, एजुकेट करते हैं। पुराना नॉलेज जो बेशक थ्योरेटिकल है उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में पढ़ाते हैं, और तब जाके जनरेशन टू जनरेशन वही थॉट वेव्स आगे बढ़ती है। तो नया विप्र तो बिजनेसमैन के आइडियाज को लेकर ही चल रहा है, और हम धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं वैश्य युग में। और अब होगा क्या इस वैश्य युग में? ये विप्र और तेजी से इन्हीं चीजों का प्रचार करते रहेंगे, इन्हीं चीजों पर बात करते रहेंगे,
कि और बेहतर तरीके से जीवन में कामयाब कैसे हों, धन कमाने की दृष्टि से, रुपए कमाने की दृष्टि से। अब ये देखना है कि आने वाले समय में 20-25 वर्ष में या 30 वर्ष या 50 वर्ष में क्या एक नए किस्म का विप्र आएगा जो इस धन कमाने के खिलाफ बोलते हुए मानसिक स्वास्थ्य या आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ज्यादा चर्चा करेगा। ये अब देखना होगा कि आने वाले 30 साल में क्या ऐसे विप्रों की संख्या बढ़ेगी। जब ऐसे विप्रों की संख्या बढ़ेगी तब वैश्य युग को गिराया जाएगा, तब वैश्य युग गिरेगा, या तब वैश्य युग में क्रांति लाई जा सकती है। तो ये क्रांति की परिभाषा है कि शक्ति संपातेन चक्र गतिवर्धनम क्रांति। तो इसको लाने वाले कौन है? ये हमेशा सद्विप्र ही रहेंगे। सद्विप्र वही हैं जो, जिसका जिक्र पहले हो चुका है, मॉरलिस्टिक एंड स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड ह्यूमन बींग्स। और वो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से, दबाव के जरिए, प्रेशर के जरिए, प्रकृति का भी प्रेशर होगा, मनुष्यों का प्रेशर होगा, जनमानस का प्रेशर होगा, और तब एक युग दूसरे युग में बदलेगा। और तब जो पुराना युग है जो बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा था, अब उस जुल्म में एक रुकावट आएगी, स्टॉप होएगा वो, और नया युग थोड़ा फ्रेश तरीके से चलेगा जिसमें कम अन्याय होगा, लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे, बुनियादी जीवन की जो जरूरतें हैं वो उन्हें पूरी तरह से मिलनी शुरू होंगी किसी हद तक। तो ये मैंने इतनी सारी बातें क्रांति और विप्लव से जुड़ी बताई। ये हमारा तीसरा और चौथा सूत्र था प्रौध का। अब इसमें बस यही बात समझने वाली है कि आने वाले समय में क्या सद्विप्रों के द्वारा ये जो वैश्य युग है इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। तो कैसे लाया जा सकता है? जो लोग सद्विप्र बनने के राह पे हैं वो क्या समझते हैं, उन्हें क्या करना होगा इस वैश्य युग को चेंज करने में। तो ये हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर के जरिए इसको डिस्कस कर सकते हैं, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो लोग राजी हैं अभी डिस्कशन के लिए या बातचीत के लिए, इसके बाद अगले सूत्र की चर्चा हम अगले सप्ताह करेंगे जिसमें विक्रांति और प्रतिविप्लव का जिक्र है। मूल सिद्धांत तो समाज चक्र का ही है। इस समाज चक्र के घूमने और उसके अंदर ही उसके अंदर भी बहुत सारे जो लेयर्स है उनको समझने की बात है। अभी जो डिस्कशन में शामिल होना चाहते हैं मैं ही उनसे सवाल करना चाहूंगा कि आइए समझते हैं कि अभी जो अफगानिस्तान में हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये किस तरह का दौर है, ये क्या ये शूद्र विप्लव जैसी अवस्था है या वहां पे विप्र युग आने वाला है। हालांकि विप्रों का अभी वहां पे कोई कंट्रोल दिखाई नहीं दे रहा है। वहां पे तो एक किस्म की अराजकता दिखाई दे रही है। हालांकि उस अराजकता के पीछे भी बहुत बड़ी राजनीति है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका पता जनमानस को नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे कुछ चेंज तो आने वाला है। अभी जैसा सिस्टम है वो देर तक तो रहेगा नहीं। तो हमारे जो साथी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन्हीं से सवाल पूछना चाहूंगा कि अफगानिस्तान की स्थिति पर और प्रौध के इस दर्शन को उसके साथ अगर हम एक स्टडी करें, एनालाइज करें, तो वो कहाँ फिट होती है, अफगानिस्तान की मौजूदा अवस्था कहाँ फिट होती है? नमस्कार ललित जी। नमस्कार जी। मेरा नाम निधि है। तो मुझे ज्यादा मैं ज्यादा तो नहीं समझती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक विक्षुब्ध जो है, जो लोग विक्षुब्ध हो जाएंगे वहां पे, पूरे जो सिस्टम वहां पे चल, इट्स नॉट अ सिस्टम बट जो भी स्थिति वहां बन रही है, लोग परेशान हैं। लोग अब चाहते हैं कि एक सॉल्यूशन आए। तो वहां पे एक क्या कहते हैं उसे, डिसअपॉइंटमेंट विद द सिस्टम, विद द सिचुएशन, वो एक स्थिति क्रिएट होगी। तो उसमें से हो सकता है कि जब लोग विक्षुब्ध बनेंगे तो डेफिनेटली कहते हैं कि लोग उस आवश्यकता को समझेंगे कि क्या चीज ऐसी है जो हमें इस चीज से निजात दिला सकती है, हमें इस चीज से, प्रॉब्लम से हमें उन्मुक्त करा सकती है। तो उस तरीके की जब सर्च शुरू होगी, उस तरीके का जब भावना लोगों के मन में आएगी, तो डेफिनेटली प्राउड इज द ओनली सॉल्यूशन। बाकी आप ही बताइए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे एंड everybody wants to looking for the solution, everybody is looking for the solution, and it's not only Afghanistan. what I would say कि जितनी भी कंट्रीज हैं जो देख रही हैं आज की स्थिति अफगानिस्तान में, everybody wants change now.
सबको चीजें समझ में आ रही हैं कि अमेरिका ने कैसे किया, बाकी की कंट्रीज कैसे साथ दे रही हैं। तो एवरीबडी वांट्स टू नो कि ये बड़े बड़े देश हैं, ये बड़े बड़े अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते रहते हैं, लेकिन धरातल में अगर हम बात करें तो ये किस तरीके का इनका एक अनुसरण है या ये किस तरीके का इनकी नीतियां हैं। तो वो भी एक तरह से सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, मेरे ख्याल से और लोगों के मन में भी ये विचार आ ही रहे हैं, और अफगानिस्तान में शायद थोड़ा और तीव्र गति से आए विक्षुब्धता की जो स्थिति है। तो यहाँ पे मैं सोचती हूँ कि प्राउथ का एक बेस बन रहा है धीरे धीरे, और क्या क्या हो सकता है, कंट्रियां बढ़ भी जाएं कल को कुछ और, जैसे बाबा ने कहा है कि कैपिटलिज्म विल बर्न लाइक अ फायर क्रैकर। तो हो सकता है उस तरीके की स्थिति भी बने। अफगानिस्तान इज अ काइंड ऑफ ट्रिगर टू इट, कुड बी। और जो ईरान में वहां पे हुआ, क्या कहते हैं, सीरिया में, तो हामिज और उनका, तो वो भी एक इजराइल, राइट। तो इस तरीके का मतलब समीकरण बन रहे हैं, और तो मैं कुछ नहीं कह सकती आचार्य। थैंक यू। नहीं ठीक है, आप सही कह रही हैं। और कोई कहना चाहे? उसमें 2-3 बातें और समझनी होगी अभी, जैसा ही आपने एनालाइज किया। अच्छा है हम सब मिलके करें, क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल 2 बड़े कंट्रीज का रहा है। पहले रशिया का रहा, फिर अमेरिका का रहा। और अफगानिस्तान का इतिहास जो ये तालिबान जो क्रिएट हुआ है, तालिबान को मतलब यहाँ पे जो राजनीति जिस तरह से है वो ये है कि आर्म्स की बिक्री का ही खेल है। तो तालिबान तो क्रिएट किया गया है, क्योंकि तालिबान के पीछे उनका वो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक थॉट वेव है, और उनको आर्म्स देने के लिए रशिया ने उन पर अटैक इसलिए किया कि वो उसको कम्युनिस्ट कंट्री बनाना चाहते थे। लेकिन अमेरिका ने अपने फोर्सेस वहां भेजे और अफगानिस्तान एक बलि का बकरा बन गया। तो अभी उन्होंने किया है या ये हुआ है, फिलहाल तालिबान के फोर्सेस कंट्रोल में दिख रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं, और एक बहुत ही थोड़े वक्त के लिए उनका राज्य कायम होता हुआ दिख रहा है। ये थोड़े वक्त के लिए होगा। अगर ये विप्लव शूद्र विप्लव है, हालांकि शूद्रों ने अभी विप्लव किया नहीं है, ये तो अभी किसी एक फंडामेंटलिस्ट फोर्स या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने सत्ता हासिल कर ली है जबरदस्ती आर्म्स के दम पर। तो अब इसमें दूसरे कंट्रीज थोड़ा सा घुसेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, कुछ समय बाद जब अंदर इनकी बिजनेस डील्स हो जाएंगी, छोटा सा वॉर भी होगा, हो सकता है इंडिया भी शामिल हो, चाइना भी शामिल हो, उसके बाद अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक सेटअप खड़ा किया जा सकता है। अब वो खड़ा करेंगे अभी या उसमें ये समय लगाएंगे, ये अलग बात है। वो उनके बिजनेस डील्स के ऊपर डिपेंड होगी, क्योंकि चीजें बिजनेस के माध्यम से ही होती आई हैं और हो रही हैं, और सारे फैसले अभी बिजनेस लीडर्स ही कर रहे हैं। उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मजबूर कर रही है, और उसमें दूसरी चीजें भी देखी जाती है। जैसे अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में बहुत समय से पड़े हुए हैं, तो वो वहां पे एक तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं है कुछ। तो कहीं ना कहीं उनको इन्वॉल्व करना है, एंगेज करना है किसी फाइट में। तो वो तालिबान के साथ फाइट हो, या यहाँ से कश्मीर के भी टेररिस्ट वहां मिल जाएं, तो इस तरह से एक फाइट का माहौल बना के और दुनिया में एक ऐसी खबर भेज के। अब देखिए खबर भी कितनी बिजनेस वैल्यू से ही जुड़ी है। ये चाहे तो बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इस न्यूज को ये फैलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, ताकि चैनल का बिजनेस चलता रहे। चैनल भी इस बिजनेस पे निर्भर है, और लोग टीवी देखते रहे, चैनल्स की टीआरपी बढ़ती रहे, चैनल की कमाई बढ़ती रहे। तो ये है कमाई के लिए, कमाई का ही जरिया बनता है हर चीज, और उसके पॉलिटिकल एडवांटेजेस हर कोई अपने अपने ढंग से लेना चाहता है, और इसकी सौदेबाजी ये बड़े लोग पहले ही कर लेते हैं। तो इस सिचुएशन में अभी क्या वहां पे बाकायदा एक डेमोक्रेटिक सेटअप खड़ा होता है या नहीं होता है, ये तो समय बताएगा। जैसे बांग्लादेश में भी आज से 40 साल पहले ऐसा ही हुआ था, उसमें भारत के पॉलिटिशियंस का अच्छा रोल था। बांग्लादेश में भी ऐसे ही इंडियन आर्मी ही टेररिस्ट के रूप में काम करके वहां पे अफरा तफरी क्रिएट करके वहां के रूलर को हटा के फिर एक नया डेमोक्रेटिक सेटअप खड़ा करके तब जाके एक नया देश बना बांग्लादेश, जो आज तक चल रहा है। हालांकि प्रॉब्लम्स वहां भी बहुत ज्यादा हैं, बट फिर भी डेमोक्रेसी तो वहां पे लाई गई कम से कम। देखिए डेमोक्रेसी हम प्राउड के जरिए समझते हैं कि अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव हो गई है, क्योंकि ये केवल बिजनेस के लिए ही है। डेमोक्रेसी के माध्यम से बड़े बिजनेस लीडर्स
बड़े बिजनेस ग्रुप्स अपने मुद्दों को, अपने इंटरेस्ट को जल्दी फुलफिल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ कुछ लोगों को खुश करना है और वो कानून वहां उन लोगों से पास करवाना है, जो एक पार्लियामेंट में होता है कानून पास करने का तरीका. सो दैट इज व्हाट दे वांट टू डू. सो दे डोंट वांट अ डिक्टेटर देयर टू oppose them. So they don't want opposition. Who? These big business people. तो लेट अस सी, अफगानिस्तान की ये एक बातचीत है और इसको समझते हैं. बाकी क्रांति और विप्लव से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न किसी के मन में है, या प्राउड जितना हम स्टडी कर रहे हैं अभी तक 4 सूत्रों तक, उससे कनेक्टेड किसी के मन में कोई प्रश्न है, तो वी कैन कंसिडर दैट, वी कैन टॉक अबाउट इट. हाँ सत्यनारायण जी. हाँ नमस्कार दादा जी. नमस्कार. मेरा प्रश्न ये है दादा कि अगर प्राउड गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो ये जो 4 युग है, क्योंकि उसमें तो हम लोग देखेंगे नैतिकवान लोग का शासन होगा, तो फिर ये 4 युग में जो विप्लव करने की बात है, ये मेरे समझ में आ रहा है कि नहीं होनी चाहिए. तब तो ये चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, वैश्य मानसिकता भी खत्म हो जाएगी, और जो भी आगे के लिए मतलब अच्छा काम के लिए हम काम करेंगे. ये चीजें आप कैसे बताएंगे दादा? मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि जब प्राउड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होगी, हाँ, तो ये 4 युग भी फिर भी रहेंगे? हाँ 4, देखिए 4 युग एक ऐतिहासिक व्याख्या है युगों की, आप समझ रहे हैं? हाँ दादा. हाँ, तो प्राउड गवर्नमेंट का एस्टैब्लिश होने का मतलब है सद्विप्र राज. बाबा कहते हैं, सरकार साहब समाजशास्त्र के जरिए कहते हैं कि आदर्श राज तो सद्विप्र का ही राज है. सद्विप्र राज यदि एस्टैब्लिश हो जाए, जो कि अभी हाल में दिखता नहीं है, सद्विप्र राज अगर एस्टैब्लिश हो जाए तो ये तो धरती तो स्वर्ग बन जाएगी. इतिहास में आप देखें, इस तरह के राज की कामना या इस तरह के राज की परिभाषा हर समाजशास्त्री ने की है. अगर सोक्रेटिस को पकड़े तो उन्होंने कहा डिक्टेटरशिप ऑफ फिलोसोफर किंग. गांधी जी पकड़े राम राज्य. कार्ल मार्क्स पकड़े सर्वहारा राज, सर्वहारा का राज, है ना. जो हर किसी का जो आइडिया था वो यूटोपियन आइडिया था, जो धरती पर अप्लाई हो नहीं सकता. अब सद्विप्र का राज क्या है और कैसा है? सद्विप्र का राज ऐसा होगा कि बाबा जैसे ही या बाबा से थोड़े से कम ट्रू लेवल के जो लोग हैं उनका राज होगा. वो गाइड करेंगे. जब भी कोई प्राउड गवर्नमेंट जैसी व्यवस्था आती है, चाहे क्षत्रिय एज में आती है या विप्र एज में आती है, वैश्य एज में आती है, तो ऐसे ऋषि टाइप के जो लोग हैं ना, वो गाइड करेंगे उस गवर्नमेंट को भी. ये बात होगी. और वो जो गवर्नमेंट होगी, अगर प्राउड गवर्नमेंट भी होगी, वो भी किसी एरा में ही होगी ना, और उनमें भी तो त्रुटि आ सकती है. हमने तो ये नहीं कहा कि सद्विप्र गवर्नमेंट बनाएगी. सद्विप्र तो पीछे ही रहेगा ना, वो गवर्नमेंट में मौजूद नहीं होगा, वो पीछे रह के ही कार्य करेगा. जैसे चाणक्य पीछे रह के चंद्रगुप्त को गाइड कर रहे हैं, वैसे ही सद्विप्र होंगे. सद्विप्र 10, 20, 50, 100 एक बोर्ड होगा सद्विप्र का. और जितने भी आयाम है, जैसे अभी तो डेमोक्रेसी ही है, हमें प्राउड के जरिए डेमोक्रेटिक सेटअप को ही इंप्रूव करना है. इससे बेहतर अभी कोई सिस्टम नहीं है. और अभी ऐसा दिखता नहीं है कि किसी सद्विप्र का डिक्टेटरशिप आ जाए, या ऐसे 10 सद्विप्र आ जाए उनका डिक्टेटरशिप आ जाए. ये भी अगर होता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है. भारत की आजादी के समय भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत को कम से कम 10 साल एक डिक्टेटर की आवश्यकता है. डेमोक्रेटिक सेटअप में हम लोग अभी काम करने के लिए तैयार नहीं. तो डिक्टेटरशिप की जरूरत होती है. बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप का जिक्र श्री पीआर सरकार ने भी किया है. और एक क्रूअल डिक्टेटर और एक बेनेवोलेंट डिक्टेटर, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. तो सद्विप्र जो है वो एक बेनेवोलेंट डिक्टेटर है, और वो प्राउड गवर्नमेंट को भी गाइड करता रहेगा. देखिए, गाइडेंस की जरूरत शासन के जितने भी आयाम हैं उन सब में अप्लाई होगा. तो हर बार गाइडेंस की तो जरूरत पड़ती है ना. प्रधानमंत्री बनने से कोई ऐसा तो बन नहीं जाता कि वो अपने आप ही सारे निर्णय ले ले. कोई तो उसको गाइड करते हैं. गाइड करने वाले उनके एडवाइजर होते हैं, या गाइड करने वाले उनके वो जो बिजनेस मैन है जिन्होंने पैसा लगा के किसी मंत्री प्रधानमंत्री को खड़ा किया है, वो गाइड करते हैं. तो जब ऐसे लोग गाइड करेंगे तब मंत्रियों का, प्रधानमंत्रियों के जो डिसीजंस होंगे वो भी उन
गाइड करने वालों के दबाव में होंगे। सद्विप्र राज में जब सद्विप्र गाइड करेगा तो वो जनमानस की भलाई के लिए सोचेगा, वो भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक प्रगति की दृष्टि से सोचेगा। वो केवल 1 लाख लोगों की नहीं सोचेगा, वो करोड़ों अरबों लोगों की सोचेगा। और जहां तक आपकी ये बात है कि प्राउड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होने के बाद इस समाज चक्र की क्या वैल्यू रहेगी, वैल्यू तो तब भी रहेगी। प्राउड गवर्नमेंट, अभी तो गवर्नमेंट जहां पे सिस्टम है वहां पे गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, लेकिन अगर युग मिलिट्री युग में चला गया, क्षत्रिय युग में चला गया, तब गवर्नमेंट नहीं रहेगी, तब तो डिक्टेटर ही रहेगा। तब तो बाकायदा वापस राजा का युग होगा, एक मिलिट्री डिक्टेटर कमांड करेगा। ऐसी व्यवस्था आ सकती है, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। हमेशा सरकार ये डेमोक्रेटिक सेटअप वाली सरकार होगी ये जरूरी नहीं है। डिक्टेटर वापस आ सकता है, लेकिन वो डिक्टेटर इवॉल्व होगा, वो जनमानस के भलाई के लिए सोचने वाला होगा। मैं खुद ऐसे कई लेफ्टिनेंट कर्नल्स और ब्रिगेडियर्स से मिला हूं और उनसे कई बार इंटरेक्ट होता है। वो कहते हैं कि आर्मी के हाथ में सरकार दे दो, देखो समाज कितना बेहतर बनता है। और वहां पे जो सिखाया जाता है आर्मी के रूल में या आर्मी के डिसिप्लिन में कि एक तो 1 मैन डिसीजन होता है, वही डिक्टेटरशिप है। एक प्लाटून का जो कमांडर है उसने बोला दाएं जाना है तो दाएं जाओ, उसने बोला अटैक तो अटैक, उसने बोला कि अभी हम रेस्ट करेंगे तो रेस्ट। तो और उस तरह से वो जो एक यूनाइटेड माइंड का फोर्स बनता है वो अपने आप में कमाल की एनर्जी देता है। तो एक जमाने में इस क्षत्रिय एरा ने बहुत अच्छा काम किया है। क्षत्रिय एरा की वजह से समाज बना है, राष्ट्र बने हैं, राज्य बने हैं, उनकी सुरक्षा हुई है। और फिर जब उनमें पतन आया, जब ये क्षत्रिय लोग भी एक प्रकार से केवल ऐश करने लग गए, तो चेंज आया। ठीक ऐसे ही जब प्राउड गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट में हैं वो अगर ऐसे अय्याश हो गए, केवल अपनी सोचने लगे और जनमानस का भला नहीं सोचेंगे, तो चेंज आएगा ही आएगा। दादा मेरा ये है कि प्राउडिस्ट लोग गवर्नमेंट में जाएंगे तब तो इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब चीज वेल ऑर्गेनाइज हो जाएगा। जैसे सबको आर्थिक आजादी मिल जाएगा तो वो आप फिर भौतिकता से मानसिकता से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगेंगे। तो फिर इनका जो 4 युग है, ये तो पिछला इतिहास हम देखते आए हैं कि ड्यू टू आदर्श आइडियोलॉजी का लेक के कारण ये चीजें हो रही थी और आया है। अभी हमें बाबा जो एक संपूर्ण आइडियोलॉजी दिए हैं, तो इसके वजह से इस चीज को इम्प्लीमेंट अगर कर समाज में हो जाता है तो मानसिकता चेंज हो जाएगी। हाँ, इसमें बात यह है कि आप ऐसा समझ रहे हैं, शायद जो मैं समझ रहा हूँ कि आप ये समझ रहे हैं कि प्राउड के आने से सब जादू की छड़ी की तरह सब चेंज हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना, फेज वाइज होगा। हाँ दादा, फेज वाइज तो होगा, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, लेकिन कुछ लोग, बेशक प्राउडिस्ट गवर्नमेंट है, लेकिन कुछ लोग अभी भी पिछली मानसिकता से चलेंगे, ये तो रहेगा ना। हाँ दादा, वो तो धीरे धीरे इवॉल्व करेंगे। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो सबकी एक साथ तो पूरी नहीं होगी, उसमें भी टाइम लगेगा, तो उसमें क्लैश भी होगा। ऐसा नहीं है कि क्लैश नहीं होगा। केवल गवर्नमेंट, देखिए प्राउड तो वैसे केवल गवर्नमेंट आने से चीजें खूबसूरत हो जाएंगी ऐसा तो प्राउड कहता भी नहीं है। प्राउड तो दूसरी बातें भी कहता है, जैसे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है प्राउड, आगे चल के उसका भी अध्ययन करेंगे। सोशो इकोनॉमिक जोन की बात करता है प्राउड। तो सोशो इकोनॉमिक जोन में जब सफलता मिलेगी तब जाके एक समाज खुशहाल समाज बनेगा, और वो 100% खुशहाल बनेगा ये आप गारंटी नहीं कह सकते। उसमें हमेशा कमी रहेगी, उसमें संघर्ष रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे आज वैश्य युग है, लेकिन बहुत कंट्रीज में वैश्य युग बहुत अच्छा काम कर रही है। आप ये नहीं कह सकते कि वैश्य युग पूर्ण रूप से एक्सप्लॉइटेटिव। नॉर्वे, पोलैंड नहीं, नॉर्वे और स्वीडन जैसी ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज में, वहां पे न तो कोई भिखमंगा है और ना किसी को मिनिमम रिक्वायरमेंट की पूरी कमी है। ये छोटे कंट्रीज होने की वजह से ऐसा हो रहा है, सरकार उनको पैसा देती है, भत्ता देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, और सड़क पे कोई भिखारी है तो उसको रहने और सोने की जगह मिल जाती है। तो इस तरह से कई जगह कैपिटलिस्टिक कंट्रीज भी अपने सिटीजन्स का ख्याल रख रही। तो we should not think that something magical is going to happen. Any change will happen very slowly, but we are like, अब PR सरकार साहब ने ये फिलॉसफी क्यों दी? क्योंकि ये इतना ऊंचा आदर्श है, इतने ऊंचे इसके पॉइंट्स हैं
कि इनसे जब प्रेरित होकर कोई व्यक्ति समाज सेवा करने जाएगा तो दरअसल उस व्यक्ति का अपना एवोल्यूशन साथ साथ होगा। बाबा यही चाहते हैं कि जो व्यक्ति राजनीति में भी उतर रहा है, राजनीति का तो गलियारा कालिक से भरा हुआ है, वहां तो जो जाएगा उससे गंदगी लगनी ही लगनी है, लेकिन फिर भी यदि वो आध्यात्मिक और प्राउड के विचारधारा से चलेगा तो वो अपने को बचाते हुए उन गलियारों से गुजर सकता है। ये प्राउड की विशेषता है। और जहां तक गवर्नमेंट बनने की बात है, वहां पे अभी बहुत टाइम है, और वो भी मतलब अगर आप अभी देखें, पिछले भारतीय जनता पार्टी का हाल देखें, 1953 से लेके अभी तक देखिए उनको सफर में कितना टाइम लगा है एक बड़ी ही स्ट्रांग पार्टी बनने में। तो प्राउड को भी समय लगेगा, प्राउडिस्टिक आइडियाज पे खड़ी हुई पार्टी को भी समय लगेगा, और उनके जो कैडर हैं उनकी प्योरिटी में भी टाइम लगेगा। बिकॉज अगर आप प्योर नहीं है तो कोई मायने नहीं है, फिर आप नाम बेशक प्राउडिस्ट ब्लॉक रखें लेकिन अंदर से इम्प्योर आइडियाज हैं और आप कैपिटलिस्ट स्टाइल में ही सब कुछ कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं हुआ उसका। तो प्योरिटी ये दादा तो रहेगा दादा, क्योंकि जब तक हम 16 पॉइंट में जब तक जितना हम नहीं दृढ़ होंगे, फॉलो नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें वो चीजें नहीं आएगा। और हमारा मेडिटेशन भी अगर नहीं करते हैं हम तो वो उस चीज को लेके कैरी नहीं कर सकेंगे। हम स्वार्थी हो जाएंगे और हम पूंजीवादी इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ऐसा देखा गया है ना, पिछली जो विचारधारा थी जिसमें समाजवाद साम्यवाद हावी था, उनके जो नेता थे वो भर भर के मजदूरों और किसानों के बीच में रो रो के बोलते थे और उनके दुख प्रकट करते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें सत्ता मिली वो भूल गए, वो अंदर अपने बड़े महल में शराब पीने लगे और अपने अय्याशी में लग गए और कोई परिवर्तन नहीं आया। ये दोनों बेस्ट मटेरियल एंड कैपिटलिज्म पे ही है दादा, इसीलिए ये ज्यादा कैरी नहीं कर पाए। आदमी व्यक्ति को बहुत कॉन्शियसली प्राउडिस्ट बनना होगा, जिसे कोई खरीद नहीं सकता। ये गॉड, हमारा जो गॉड सेंटर फिलॉसफी है, हमारा हर दृष्टिकोण वही होना चाहिए, तब जाके होगा। जी जी जी। आपको एक प्रलोभन मिला, अगर एक बड़ा आदमी आपको बोले कि मैं एक बंगला देता हूँ, आपको बच्चों की पढ़ाई फ्री करवाता हूँ विदेश में, आप ये कानून पास कर दीजिए, तो बहुत लोग उसमें यस ये दादा जो मतलब सही मार्ग को नहीं पहचाने नहीं कर रहे हैं तो वो बिकेंगे, नो डाउट। धन्यवाद दादा। जी जी, थैंक यू आपका भी। कल्याण जी, कल्याण आनंद जी कुछ कह रहे हैं। नमस्कार दादा। नमस्कार जी। मेरा कहना है कि एक जो चर्चा चल रही थी कि डिक्टेटोरियल, तो एक तो सुनने में लगता है कि आज जो जनमानस है, जिस तरह डिक्टेटोरियल को देखे हैं, स्टालिन को देखे हैं इनको, माओ सेतुंग को दिखे हैं और हिटलर को भी देखे हैं, तो क्या हमारे अप्रोच में जो बाबा बोलते थे कि डिक्टेटोरियल ऑफ द साउथ विप्र बोर्ड का डिक्टेटोरियल, तो ये तो कैसे पब्लिक के बीच में ले जाए, क्योंकि डिक्टेटर शब्द से जब डेमोक्रेटिक का हल्ला चल रहा है और बाबा बोले बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट आज के दिन में वही है और उससे थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, जैसे अमेरिकन सीनेट और कॉमन की बात करते हैं, तो हमारी अप्रोच कैसे रहे ताकि लोग उसको एक्सेप्ट करें। डिक्टेटर के एक्सेप्ट नहीं करेंगे अभी फिलहाल, आप नहीं। हाँ अच्छा, राम नहीं जन्म लिया, हम राम को नहीं मान सकते, तो क्या रखें? दूसरी सवाल है कि इसको कैसे अप्रोच में लें। दूसरी सवाल है, जब मैं सुन रहा था कि 16 पॉइंट मानेगा, ये मानेगा तभी हो पाएगा, तो इसको मतलब उनका रियलिटी में कैसे हो सकता है? क्या वो सिस्टम रूल करेगा कि व्यक्ति रूल करेगा? अगर प्राउडिस्ट सिस्टम है तो सिस्टम रूल करना चाहिए, व्यक्ति का महत्व बहुत कम हो जाता है। बाबा ने हर चीज को सिस्टम में डालने की कोशिश की, तो ये सवाल पर क्योंकि कंफ्यूजन है, लोग सोचते हैं कि बहुत ईमानदार बन जाएंगे, बहुत स्पिरिचुअलिटी बन जाएंगे तभी समाज में रूल कर सके, और बाबा ने फिर बोले कि आपका सिस्टम इतना मजबूत हो ताकि 16 पॉइंट एक सिस्टम होता है, आप सिस्टम में चलाने का कोशिश होनी चाहिए ना व्यक्ति को चलाने का कोशिश होना चाहिए। दो सवाल है। ये सवाल एकदम सही है। अभी वैसे जाए अवधेश, अगर ये एंड हो रहा है तो कैसे बात करेंगे 11:55 पे? आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते और 15 मिनट? हाँ ठीक है, थैंक यू। तो कल्याण जी, बड़े वाजिब आपके दोनों सवाल, दोनों वाजिब पॉइंट हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका जवाब आपको जरूर पता होगा। अप्रोच जहां तक बात है, देखिए दो चीजें हैं। बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप की जो बात है, पहली बात यह है कि दो चीजें, एक है जो प्राउडिस्ट लोग आपस में मिलकर स्टडी कर रहे हैं, वो प्राउड कैडर जिस तरह से बन रहा है वो,
और दूसरा पक्ष है समाज में प्राउड के आइडियाज को लाना और उनके बीच में काम करते हुए जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें इलेक्शन जीतते हुए आगे बढ़ना, ये दूसरा पक्ष है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि डिक्टेटर शब्द बोलते ही लोग बिदक जाते हैं और स्टालिन और हिटलर याद आता है। ये मेरे अपने अनुभव में भी आया है। मैं अपने कई प्रबुद्ध लोगों, विद्वानों के बीच में भी बात करता था डिक्टेटरशिप ऑफ बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप, तो लोगों के अंदर से रिएक्शन आता है कि बेनेवोलेंट डिक्टेटर कैसे हो सकता है, क्योंकि डिक्टेटर का मतलब ही जालिम है। प्रॉब्लम ये है कि हमने डिक्टेटर को जोड़ा ही जुल्म से, लेकिन ये हमें अब बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा इसमें राय ये है, अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपको जनमानस में, जहां अभी लोगों की मानसिकता तैयार नहीं है, वहां ये बात अभी खुल के करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको एग्जाम्पल के रूप में लेके करें। आप एक बेनेवोलेंट डिक्टेटर बन जाए एक छोटी सी लोकेलिटी के लिए, और लोग इसको समझते नहीं है, जबकि काम बेनेवोलेंट डिक्टेटर ही करता है। महाराष्ट्र में अगर शिवसेना चली है तो वो बेनेवोलेंट डिक्टेटर ही था, मिस्टर बाल ठाकरे, जिसने अपनी पार्टी खड़ी की। कई कंपनीज और कई ऑर्गेनाइजेशंस, कई जैसे पूरा का पूरा अपना आनंद मार्ग संस्था भी जिन्होंने बनाई, वो बेनेवोलेंट डिक्टेटर ही रहे हैं। उन्होंने डिक्टेटरशिप से ही काम किया, वहां पे डेमोक्रेटिक आइडियाज चले नहीं। ये बात सभी होल टाइमर्स और सन्यासी लोग जानते हैं, या पुराने जो ग्रही लोग हैं वो जानते हैं कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी एक डिक्टेटर की तरह ही काम किए, लेकिन वो बेनेवोलेंट है। वो प्रेम से काम ले रहे हैं, वो आपको मोहब्बत भी दे रहे हैं, वो आपके रूहानी तरक्की में भी मदद कर रहे हैं, वो आपको आइडियाज दे रहे हैं कि फिजिकल वर्ल्ड में कैसे आगे बढ़े। तो डिक्टेटर ऐसा होना चाहिए। ऐसी तो कथाएं डिक्टेटर की अमेरिका में भी हैं, जिस पर पूरी पूरी फिल्में बनी है, जैसे गॉडफादर, ये अंडरवर्ल्ड का एक डिक्टेटर है। भारत में भी ऐसे कई अंडरवर्ल्ड हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग हैं जो हैं डिक्टेटर। ये दाऊद वगैरह, इनको पसंद करने वाले ऐसे लोग क्यों हैं? हजारों लोग हैं जो इन पर डिपेंडेंट है। हालांकि ये बात अंडरवर्ल्ड की है, नेगेटिव वर्ल्ड है, लेकिन वो डिक्टेटर की तरह ही काम करते हैं, पर बेनेवोलेंट है एक खास कम्युनिटी के लिए, एक खास कबीले के लिए। 500-300 लोग इन पर आश्रित है, उनकी रोजी रोटी इन पर चलती है, इनकी वजह से चलती है। चाहे वो गलत काम कर रहा है, ड्रग्स बेच रहा है और स्मगलिंग कर रहा था, लेकिन लोग आश्रित थे, तो वो बेनेवोलेंट ही था। तो बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप ही काम करती है। इवन कैपिटलिस्टिक रिजीम में भी अंदर आप स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन चलाती कौन है, तो कुछ डिक्टेटर ही चलाती हैं, चाहे वो कैपिटलिस्टिक हो। तो ये एक अप्रोच हुआ। दूसरा जो आप 16 पॉइंट का जिक्र कर रहे थे, पब्लिक में इतने बड़े पैमाने पे हमें ये बात नहीं कहनी होगी, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। आपको जो बुनियादी नैतिकता की बात है और आध्यात्मिकता की बात है वो कहनी होगी। अधिक से अधिक लोगों को दीक्षा के जरिए भी आप ला सकते हैं, और सिर्फ उन्हें दीक्षा देने के बाद उनकी आध्यात्मिक यात्रा चलती रहे थोड़े वक्त, ये बात उनको ये उनमें दे सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ अगर 16 पॉइंट का बड़ा ही घोर प्रचार करेंगे तो वो लोग पॉलिटिकली आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। जैसा कि पिछली मीटिंग में बातचीत हुई थी कि पॉलिटिकली और सोशली अगर कनेक्ट करना है लोगों से, तो हमें उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और उस दिशा में कुछ प्रैक्टिकल ठोस काम करना पड़ेगा। चाहे कोऑपरेटिव बनाना हो, चाहे अपनी मदद से किसी बड़े आदमी की सहायता से वहां पे कुछ सेवा के कार्य किए, तो उनका दिल जीतना पड़ेगा। तभी आप उनके अंदर अपनी जगह बना सकते हैं और फ्यूचर में एक नुमाइंदा के रूप में खड़े हो सकते हैं, इलेक्शन लड़ने के लायक बन सकते हैं। ये तभी संभव होगा। और उसमें जैसे पहले के लोग करते थे, या जैसे गांधी जी करते थे, सफाई का जिक्र करना। गांधी भी एक सद्विप्र ही है, बेशक उनके बहुत से आइडियाज आज कारगर नहीं है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग बाबा भी उनको माने हैं। और एज ए ह्यूमन बीइंग वो गांव-गांव जाके, झोपड़पट्टियों में भी जाके गरीबों के बीच में सफाई अभियान चलाना या अहिंसा की बात करना। अब उनकी बातचीत अहिंसा तक ही सीमित थी, सत्य और अहिंसा की सीमित थी। हम यहाँ पे थोड़ा सा साधना की बात भी कर सकते हैं, नैतिकता की बात कर सकते हैं। उनका शराब छुड़ाना, ये गुटखा खाना या गंदगी में रहना, सफाई न रखना, इस पर उन्हें अवेयर करा सकते हैं। औरतों की बहुत सारी समस्याएं होती है, उससे अवेयर करा सकते हैं। बहुत सारे एरियाज हैं जिस पर प्राउड के लीडर्स आगे बढ़ के समाज में अपनी जगह बना सकते हैं। हमें इस अप्रोच से बाहर निकलना पड़ेगा जो हम मार्ग में आके सीखे और बने, वो हम एज इट इज अगर बाहर की जनता में परोसते हैं तो 100 में से एक आध आदमी ऐसा आ सकता है, लेकिन 100 के 100 लोग
आपके मित्र नहीं बन सकते या आपको लीडर नहीं मान सकते। उन्हें आप ऐसे लीडर दिखें जो उनकी समस्याओं को हल करें, और ये आप पे निर्भर है, आपकी टैलेंट पे निर्भर है कि आप कैसे उनकी समस्याओं को सुनते समझते हैं और उसका सलूशन देते हैं। एकदम सही है। ये हमारे अप्रोच पूरी तरह से हम जो सीखे कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की तरह, लेकिन किसे टीचिंग किया जाए वो हम लोग नहीं सीखे अभी तक। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बोले आप। कैसे पहुंचानी है बात, और बहुत ही छोटे आराम तरीके से आसानी से पहुंचानी है, ये इस पर काम करना जरूरी है। डायरेक्ट फिलॉसफी और उसकी बात करने से तो वो हवा में चली जाएगी बात। नहीं, वो आप जैसे बोले कि गांधी को एक आइडियल माने और बाबा मानते थे, लोग बोलते हैं कि बाबा गांधी को रिजेक्ट किए। ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बाबा रिजेक्ट हाँ, किए। गांधी के आइडियाज को रिजेक्ट किए, जैसे गांधी नहीं, का गांधी को रिजेक्ट किया क्या? गांधी को जैसे आप बोले कि उनके सफाई के काम हो, जो उनका काम था, 18 तरह का एक रचनात्मक काम था। बाबा उनको मानते थे कि नहीं मानते थे मुझे पता नहीं है, लेकिन बाबा में वो भी आप जैसे बताया कि गांधी बहुत मानते थे, गांधी को मानते थे, गांधी को आइडियाज को रिजेक्ट करते थे, लेकिन गांधी को मानते थे क्या? जी 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 जी, उन्होंने कई बार कहा है कि एज एन इंडिविजुअल दे वर सेकंड टू नन। पीपल लाइक गांधी एंड मार्क्स, एज एन इंडिविजुअल दे वर सेकंड टू नन। सेकंड टू नन, नन, दूसरे से तुलना नहीं कर सकते, अद्वितीय थे वो, अद्वितीय एकदम थे। सही है, सही। हाँ, लेकिन देयर आइडियोलॉजी वाज डिफेक्टिव। देखिए इसमें भेद होता है ना। अब गांधी जी ने इकोनॉमिक्स पर जो आइडियोलॉजी बनाई, तो ये भी क्लैरिटी रहना चाहिए। हाँ क्लैरिटी रहना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने जो आइडियोलॉजी लिखी वो उससे बहुत लोग गुमराह हुए। गांधी जी की भी आइडियोलॉजी से बहुत लोग गुमराह हुए, लेकिन गांधी जी जैसे मैं अपने जीवन से बहुत कुछ गांधी जी से सीखा हूँ, सीखना चाहिए कि गांधी जी तो एक सद्विप्र ही थे, मिनिमम पे तो रह रहे थे। गांधी जी ने रामदेव बाबा की तरह करोड़ों रुपए का बिजनेस तो नहीं किया, कम से कम वो ईमानदारी के तो प्रतीक थे। एकदम उनके सही, पास सही है। उनके पास नैतिक बल तो था ही था। आचार्य जी, इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगी। मैंने संतोषानंद आचार्य जी से सुना था कि उन्होंने कहा था कि बाबा ने गांधी जी के लिए ये कहा है कि गांधीवाद का हम विरोध करेंगे, लेकिन गांधी जी का अपमान हम नहीं सहेंगे, ऐसा बाबा ने बोला था। और वो हाँ, उन्होंने हाँ, नारे भी इस तरीके के कहीं पे लगाए हैं कि जी गांधीवाद का हम विरोध करेंगे, लेकिन गांधी जी का अपमान हम नहीं सहेंगे। जी जी। तो बाबा का गांधी जी को पूरा समर्थन था। तो ठीक है, इससे पहले कि अवधेश जी अचानक ही बंद कर दें, हम लोग इज्जत से एक दूसरे से रुखसत लेते हैं। अच्छा लगा, इस तरह के सेशंस होते रहें और सवाल जवाब के सिलसिले बहुत सी चीजें समझ में आती हैं। तो ठीक है, हम लोग अभी इजाजत लेते हैं एक दूसरे से, और अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत अच्छी क्लास रही, बहुत अच्छी। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच।